हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशिर ज़ैदी और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, कॉलिंग डे है। पहली कॉल लेते हैं। अब्दुल जलील साहब हैं जामशोरों से। जी जलील भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आप तीनों को सर बहुत बहुत मेहरबानी हो। आप न्यूज़ चैनल हफ्ते में पाकिस्तान के गरीब आदमी उसका मसला वगैरह सुनते हैं सर। जी मेरा ताल्लुक सर महकमे डाक से था। अच्छा। मैंने तकरीबन 38 साल नौकरी करके अभी मैं रिटायर हूँ सर। दौरान मुलाजमत हमारा एक दिल्ली इदारा है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, उसमें सर हमने इंश्योरेंस ली थी सर। जी ठीक है। अब ये जून 2021 में ये जो नाम निहात इस्लाहात हैं कि जो हम इदारों में इस्लाहात करते हैं, वो इस्लाहात के नाम पे उस इंश्योरेंस हमारे इदारे का ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि वो सारा जो उसका निज़ाम था हमारे ज़िले में था। ठीक है सर। अच्छा। ज़िले में हमें बोनस भी मिलता था, हमें मेच्योरिटी भी मिलती थी, हमें उस इंश्योरेंस पे लोन भी मिलता था। ठीक है। अब वो जिलों से सारे अख्तियारात छीन के वो सारी चीजें जाके इस्लामाबाद में रख ली। अच्छा। हमारे यहाँ जो जिले में एक हफ्ते में काम होता था, इस्लामाबाद में भी 4 महीने हो गए हैं, अभी तक काम नहीं हो रहा सर। ठीक है ना। तो इसके लिए अगर कहीं हमारे जो जनरल मैनेजर साहब हैं कराची में आए, चंद्रिका रोड पे उनका दफ्तर है, वो 20 ग्रेड के अफसर हैं, वो भी मजबूर हैं, वो भी कहते हैं कि जी मेरे हाथ में कुछ नहीं। तो इसलिए आपसे गुजारिश की थी आपके चैनल के तवस्सुत से कुछ हमारी आवाज़ ऐवान तक पहुंचे, कोई हमारा मसला हल हो सके। जी बिल्कुल, उम्मीद है आपकी आवाज़ पहुंच जाएगी। और पोस्टल लाइफ तो सीनियर वजीर मुराद सईद देखते हैं, तो मेरे ख्याल में। लेकिन ये मसला क्या बता रहे थे? वो ये कह रहे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का प्रॉब्लम जो है, एक तो वो है, और दूसरा क्या प्रॉब्लम? उसके ऊपर जो है ना, जो पोस्ट ऑफिस वाले थे वो उस इंश्योरेंस के ऊपर जो है लोन वगैरह इंटरनल ले लिया करते थे, तो वो कह रहे वो ख़त्म हो गया है। फिर वो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नहीं, इंश्योरेंस तो ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, इंश्योरेंस ख़त्म नहीं, दफ्तर ट्रांसफ़र हुआ है ना, तो इंश्योरेंस तो मौजूद है। हाँ, ये तो है। बहरहाल देखना होगा, इसमें देख लेते हैं कि क्या है। कामरान अली हैं नवाबशाह से। जी कामरान भाई। जी। हम हैं कि हमसे आज तक चूजा न बन सका, हर इम्तहा में खैर से अंडा ही आए है। देखा मगर ये गांव के उस्ताद का कमाल, हर रोज 5-7 को मुर्गा बनाए है। वाह वाह। गवादर के मछेरे ने जिस तरह सूबाई और विफाकी हुकूमत को घुटनों पर लाए हैं, वो मछेरों के हुकूक के लिए मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, और मौलाना हिदायतुर रहमान और आपकी ज़रा हटके की टीम को भी कि आपने उनको फुल सपोर्ट किया और अपने प्रोग्राम के अंदर पूरा मौका दिया उनको अपने मुतालबात उनके विफाकी हुकूमत तक पहुँचाने के अंदर। जी बेहद शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, अंडे की बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में कह रहे मुर्गा बनाए हैं। अब मुर्गा तो अंडा नहीं दे सकता। क्यों? मुर्गा भी अंडे से निकलता है? नहीं, अंडे से निकलता ज़रूर, दे नहीं सकता, क्योंकि कह रहे अंडे भी दिए जाते। इतनी बारीकियों में मत जाओ। एक आदमी शेर सुना रहा है, ऊपर से आप जो है उसमें नहीं, मैं तो बाल की खाल निकाल रहे हैं। नो 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 नो। चल, राहिल अशर है कराची से। जी राहिल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुबशिर सर, एक बात करूँगा। कल 16 दिसंबर गुजरी है, तो पाकिस्तान के 2 ब्लैक डेज हैं। एक 16 दिसंबर 1971 और एक 16 दिसंबर 2014। 16 दिसंबर 71 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और 2014 में मासूम बच्चों को पेशावर APS के शहीद कर दिया गया। उस हवाले से एक बात करूँगा, क्योंकि देखिए मेरा आर्मी बैकग्राउंड है। मेरे चाचा जो थे वो 71 में वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में जनरल न्याजी के AQ थे। उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई थी कि क्या वजूहत थी। कहते बंगाली इतने हम लोगों के अगेंस्ट नहीं थे, क्योंकि जब हम लोगों ने हथियार डाले तो बांग्लादेश से इंडिया जाने तक किसी ने, कोई पाकिस्तानी फौज जिस ट्रक्स और ट्रेन में जा रही थी, कुछ ठीक किया। कहते जब इंडिया गए तो जब हमें ट्रेनों में दोनों तरफ जो लोग खड़े थे उन्होंने पत्थर मारे। अभी एक आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने कल कहा कि जी हमने पाकिस्तान को हर महाज में पीछे छोड़ दिया, मईशत हो, एजुकेशन हो, सेहत हो। उस हवाले से अभी थोड़े अर्से पहले एक बांग्लादेश के बिजनेसमैन आए थे, उनसे बात हुई तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्या वजह है कि आप लोग एकदम 20 साल तो आप लोगों ने शुरू किया, बहुत स्ट्रगल किया, और 30 साल उन्होंने कहा जी हमने 3-4 काम किए। अपनी इस्टेब्लिशमेंट, जो उनकी जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी,
उन लोगों को उनका जो कानून है उनके दायरे के अंदर कर दिया, उनको हमने बाहर नहीं निकलने दिया और हमने फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी मईशत पे किया, जिसका नतीजा देख लीजिए कि हमारे हर इंडिकेटर जो हैं वो माशाल्लाह ग्रो की तरफ ऊपर ही जा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि जो हमारे जो 1971 और 2014 में जो पाकिस्तान में दो बड़े हादसा हुए, उसमें हमारे पॉलिटिशियन, हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारी जुडिशरी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप लीडरशिप की नाअहली शामिल है, जिसकी वजह से हमने ये दो चीज़ें पाकिस्तान की आवाम को देखनी पड़ी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, आपने खुद ही सवाल किया, खुद ही जवाब दे दिए। ये बड़ी सहूलत होती है राहिल साहब की कॉल में कि हमें कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी पड़ती है। कराची से कौन से? अब्बास रिजवी साहब। जी अब्बास जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये मैं यूबीआई के सिलसिले में बात करना चाह रहा था आपसे कि अब यूबीआई इतनी महंगाई बढ़ गई है और वादे भी बहुत किए थे कि बढ़ाएंगे और अगले सालों में 15,000 तक ले जाएंगे, लेकिन वो 8,500 पर ही रोक कर रख दिया है उन्होंने। और इतनी महंगाई है, इस 8,500 से तो ज़्यादा की मेरी दवाएं आती होंगी। दिल का पेशेंट हुआ, अभी बाईपास हुआ है 2 साल पहले जी, तो कम से कम इसको थोड़ा आप लोग इश्यू को उठाएं। जी, हम तो वक्तन फ़वक्तन उठाते रहते हैं, ज़ाहिर है आपकी तवज्जो से और मज़ीद उठना चाहिए ये इशू। काजिम हुसैन साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम काजिम। जी वालेकुम सलाम रजी साहब जी, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं रेगुलर लिसनर हूँ आपके तमाम प्रोग्राम का। जी सर। आज बात करना चाहते हैं वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम और डॉक्टर सानिया निश्तर के जी जो गरीबों के बारे। तो उसमें एक 2 डिसेबल्ड हैं, एक उनकी हमशीरा है, वालिदैन फौत हो चुके हैं। कोविड का भी उनको भेजते रहे, ID कार्ड नंबर, कोई चीज़ नहीं मिली। आज तक कोई इसी प्रोग्राम में उनको एंटर नहीं कर रहे। दोनों डिसेबल्ड है। उसकी वजह क्या है? वजह नहीं समझ आ रही कि जब अभी दोनों डिसेबल्ड के माजूरी वाले कार्ड भी, ID कार्ड बने हुए हैं, उन कोई जवाब नहीं आता। अभी उनकी सिटीजन पोर्टल पे भी मैंने इनकी वो शिकायत दर्ज की। ठीक है, कोई अब काजिम भाई, अब मैं ये ज़रूर हेल्प कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन होल्ड पे रखिएगा, हमारे प्रोड्यूसर आपसे डिटेल्स ले लेंगे और हम कंसर्न जो है एहसास प्रोग्राम की जो सरबराह है सानिया निश्तर तक उनको पहुंचा देंगे। बाकी उम्मीद है कि वो इसको कंसिडर करेंगे। अगर डिसेबल्ड हैं तो बिल्कुल, या ईमेल एड्रेस अपना वो दे दें प्रोड्यूसर, फ़ोन नंबर और ईमेल हमारे, तो उस पर डिटेल्स लिख दें, नाम वाम सब। बिलाल अहमद साहब हैं कोयटा से। जी बिलाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर बहुत शुक्रिया आपकी, हमारी कॉल आपने उठाई, बहुत शुक्रिया सर। जी सर। सर यह कोयटा से बात कर रहे सर, गैस लोड शेडिंग के हवाले से यहाँ पर बिल्कुल इस माइनस के टेम्परेचर में जो सर्दी चल रही है और गैस की बिल्कुल अता पता नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर मीटर गैस तो बिल्कुल हमने देखी नहीं है कई दिनों से। बिल्कुल जब सर्दी हो जाती है, बच्चे बहुत सर्दी होती है और हुकूमत की तरफ से ना कोई नोटिस है ना कुछ है, बिल्कुल सर। तो पूरे किसी भी वक्त नहीं आ रही सर? बस इस वक्त आती है, जैसे सुबह सवेरे 5 बजे बस थोड़ी आ जाती है, उसके बाद फिर हमने गैस नहीं देखी है। फिर जब कुछ होता है सब सिलेंडर पे होता है, बाहर से गैस लेके आते हैं और जो कुछ जिनके घर में आते भी हैं उन्होंने वो कंप्रेसर लगाए हुए हैं। ये भी बहुत लोगों ने ज्यादती की है, जैसे पानी का वो खींचने वाला लगा लेते हैं कि अपने पड़ोसी, अपने भाई, सबकी चीज़ आप खींच लें। सेम गोज़ फॉर गैस। जहाँ तक गैस की बात है तो गैस क्राइसिस इतना शदीद है कि खान बहादुर यूनिवर्सिटी की जो तालिबान हॉस्टल में रहती थी उनको ना गैस मिलती थी, तो वो ज़ाहिर खाने वाने का भी इशू था। फिर मौसम इतना शदीद है तो वाइस चांसलर उन्होंने ज़ाहिर है कि वो लाताल्लुक़ी तकरीबन इख्तियार की, बाकी सरकार ने भी लाताल्लुक़ी इख्तियार की और फिर ये हल निकाला गया कि छुट्टियां दे दी जाएं। लेकिन गैस तो अब नहीं आएगी, तो छुट्टियां कब तक चलेंगी? और ये ज़रूर है बिलाल साहब कि कुछ अरसे बाद पूरे पाकिस्तान का यही इशू होगा, क्योंकि गैस जिस तरीके से डिप्लीट हो रही है, तकरीबन 10% अगर सालाना है, तो सोच लें कि 10 साल के बाद हम सब जो है सिलेंडर्स इस्तेमाल कर रहे होंगे और इवेंचुअली जितनी जल्दी हम उस तरफ चले जाएं तो जाना है, इवेंचुअली जाना है। इंडिया तो पूरा सिलेंडर इंडिया पूरा देखें, इंडिया में तो उन्होंने कभी
उस तरह से दी ही नहीं गैस, उनको पता ही नहीं है। वो तो डायरेक्टली वो कहते हैं इंडस्ट्री हमारी प्रायोरिटी है। 40-45 साल अय्याशी की, और फिर हमने सीएनजी भी शुरू कर दी ना, कि बाकी जो गैस बची थी और इतनी अय्याशी होती थी कि घर गर्म करने के लिए चूल्हा 24 घंटे जलता छोड़ देते थे, हालांकि वो खाने पकाने के लिए था। बहुत बहुत मज़े आए हमारे। बिल्कुल, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। मियाँ अब्दुल रहमान साहब हैं वैंकूवर कनाडा से। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे माशाल्लाह। सर मैं एक तो ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है MPA MNA या कोई इलेक्शन लड़ने के लिए कनाडा में, नहीं पाकिस्तान में वैंकूवर का कुछ बताएं ना सर। आप वहाँ की सियासत के बारे में कुछ बताएं ना। यहाँ तो हम डील कर रहे हैं चीज़ों से, आप वहाँ की सियासत में एक्टिव हैं या नहीं है? सर यहाँ पे तो अल्लाह का फजल है माशाल्लाह। अल्लाह का फजल बताएं ना, क्या है वहाँ का बताएं। अर्निंग भी अच्छी है सर, जॉब भी हैं। नहीं, वहाँ के सियासी हालात क्या हैं, उन पे किन किन चीज़ों पे तशवीश है? कनाडा के सियासी हालात बताएं ना आप। सर हम तो अपने फ़लस्तीन के लिए वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। कनाडा में रह के भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं आप। कनाडा का जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें क्या कोई किरदार है पाकिस्तानियों का या नहीं है? हम उसमें नहीं इंटरेस्टेड, हमारा सब कुछ पाकिस्तान ही है, तन मन धन पाकिस्तान के लिए, नजरें हमारी पाकिस्तान की तरफ हैं। अच्छा फरमाइए, अब ग्रेजुएशन वाली शर्त खत्म नहीं हो गई थी? वो सर मैं इसलिए कह रहा था कि क्योंकि माशाल्लाह जो हमारे बनते हैं मिनिस्टर्स और MNAs या MPAs मेंबरान असेंबली, वो सारे अल्लाह के फजल से बिल्कुल तालीम याफ्ता नहीं लगते। वहाँ पे जब असेंबली इजलास होते हैं तो आपके सामने है सब कुछ, जिस तरह वहाँ पे लड़ते हैं या एक दुनिया को दिखाते हैं। अच्छा, जो मुशर्रफ ने BA की शर्त लगाई थी और तालीम याफ्ता हजरात की असेंबली बनाई थी, उसने क्या कर लिया? बस वही है ना एक बदकिस्मती कह लें हमारी। एक मैं शेर कहूँगा आपके, थोड़ा सा टाइम लूँगा। कहते हैं ना कि वो रोटी चुरा के चोर हो गया, वो रोटी चुरा के चोर हो गया, लोग मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते। ठीक है, बेहतरीन। अब बस मेरा मशवरा है कि आप लोकल सियासत में भी थोड़ा सा वो इंटरेस्ट लें, इसलिए कि बाकी कौमियतें तो जहाँ रहती हैं वहाँ की सियासत में इंटरेस्ट लेती हैं, और ये कोई बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है कि वहाँ रह के भी आप सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूँकि आपको ज़िंदगी वहाँ गुजारनी है तो वहाँ भी पाकिस्तानियों का वज़न बढ़ाइए। थैंक यू। अब्दुल गनी हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी तवज्जो ये जो जिना ब्रिज है जी, उस पर दिलवाना चाहता हूँ। आप लोगों के रास्ते में रोजाना आते जाते आप लोग गुजरते हैं, में 2 जगह बड़े बड़े गैप आ गए हैं, कोई 6 से 8 इंच के। और कोई उस पर तवज्जो नहीं दे रहा, और वो किसी दिन या तो शायद हम हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन गैप्स की वजह से हादसा हो बड़ा, और फिर हम पकड़ दकड़ शुरू करें, रोना पीटना शुरू करें। 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां, और उसमें 70% जो है वो ट्रेलर है, वो गुजरते हैं इस ब्रिज से। आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, रोजाना आते जाते हैं, मैं भी गुजरता हूँ वहाँ से जी। और आप देखें, इसकी वो सिर्फ जिना ब्रिज नहीं है, कराची के अक्सर फ्लाईओवर्स में जो है ये गैप्स जोड़ खुलना शुरू हो गए हैं, और कोई हुकूमत उसको नहीं देख रही। मैं शाह फैसल कानूनी का बताऊं कि मैं वहाँ पे रहता हूँ कि उसकी भी लैंडिंग के जो गैप हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं। अभी पिछले दिनों आके उन्होंने थोड़ी सी लीपा पोती कर दी, लेकिन अभी भी गैप जो है 3-4 जगह शाह फैसल में है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात पहुँच गई है, और जाहिर है होश के नाखून लेना चाहिए। वैसे तो हुकूमत के भी जोड़ खुल रहे हैं तो लेकिन ये सीरियस मसला है। और आपको अच्छा, पता एक मुझे ब्रिजेस में जो वो बेसिकली गैप्स होते हैं वो सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट में बनता है ना। हाँ, नहीं सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं क्योंकि वो गर्मियों में फैलते हैं थोड़े, तो गालिबन वो गैप, लेकिन 6 से 8 इंच इज़ अ ह्यूज गैप। वो तो खैर वो वाला गैप नहीं है, तो हादसात को दावत देने वाला गैप है। मोहम्मद एहसान हैं कराची से।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम एहसान। कैसे हैं आप दोनों सर? अल्लाह का शुक्र जी। सर मैं चाहता था कि मैं ये इशू उठाऊँ सर। गुज़िश्ता 5 साल सर कराची की सबसे बड़ी सनत डेयरी जो सनत है हमारी भैंस कॉलोनी की सर, इसको जाने वाले तमाम सर टूट चुके हैं सर, सारे ख़त्म हो चुके हैं सर। आप देख सकते जैसे आप पता है ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में डेयरी की सनत बहुत ऊपर जा चुकी है। बात तो करते हैं कि हमारी सनत ऊपर जाए डेयरी की, लेकिन सर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पर स्कूल भी नहीं है, गाड़ियाँ आती जाती हैं सर। सर रोड नहीं, गड्ढे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे रोडों के ऊपर, गड्ढे पड़े हुए, पानी भरा हुआ उनके अंदर, गाड़ियाँ गिरती हैं, पूरे जूती को उल्टी हो जाती हैं सर। और यहाँ से एमएनए भी पीपल्स पार्टी के एमएनए सर यहाँ से। जी जी जी। अच्छा, ये अजीब बात है कि जो भी कमाऊ पूत किस्म के इलाके हैं, जैसे भैंस कॉलोनी की बात कर रहे हैं जहाँ से डेयरी प्रोडक्ट आती हैं, उसका हाल ये बता रहे हैं। साइट का हाल देख लें, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और ज़ाहिर कमा के ही देता है कुछ। केमाड़ी से ये हम इस सड़क से रोज़ाना गुजरते हैं, बड़े बड़े जो ट्रॉलर्स हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए ट्रॉलर्स हैं, यहाँ से चलते हैं। इस रोड का हाल देखने मसलन सज़ा दी जाती है कि चूँकि आप बिलियंस ऑफ रुपीज़ कमा रहे हैं, लिहाजा हम आप पे नहीं लगाएंगे। तो वो असल में एक तरीक़ाकार है कि उनको ये महसूस कराने का कि आप चांद की ज़मीन पर चल रहे हैं। जिस तरह के घड़े पड़े हुए हैं ना, वो शायद चांद में भी इतने गहरे नहीं होंगे, लेकिन एक कम से कम देखें एलॉन मस्क तो लेके जा रहे हैं ना स्पेसशिप में अपनी वो सैर कराने, हम यहीं पे करा रहे हैं कि जनाब आप ऐसे ही सही है। महमूद काज़मी है कराची से। जी काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैदी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर। गुजारिश ये करनी थी स्कीम 33 है सोसाइटीज के हवाले से कराची में। वहाँ पर मेरे नाना हुजूर ने बुक कराया था प्लॉट 2-3 अपनी बेटियों के हवाले से कि कोई जिंदगी में शायद काम आ जाए। तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठ के उन्होंने 2-3 फाइलें जमा की हुई बना दी हैं जाली। जो असल फाइलर हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, और तमाम इर्द गिर्द की जितनी सोसाइटीज हैं उनमें सब डेवलपमेंट्स हो गई हैं, सब कुछ हो गया है कि वाइस पाक ऑडिट के हवाले से सोसाइटी है जिसको अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनके हाथ में नहीं आ पा रहा। और कोर्ट में केस भी चल रहा है इसी हवाले से, हियरिंग होती रहती है, डेट्स मिलती रहती है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती। मेरी गुजारिश ये है कि कितना अरसा गुजर गया, अब मेरे भी अपने बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए, जब मैं उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। तो इस मसले को किसी तरह हल किया जाए ताकि हम जो किराए पर मर रहे हैं इसका कोई बेनिफिट ले सकें। एक प्लॉट हमें अगर है हमारे पास, उसको सिर्फ एनओसी नहीं मिल पा रही, सिर्फ एनओसी ना मिलने की वजह से हम वहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते। और अगर जाते हैं तो फिर वो जो लैंड माफिया के लोग हैं बदमाश, वो हमें भगा देते हैं वहाँ से। आप नहीं कर सकते एनओसी। हाँ, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, बहुत ही सुनी सुनाई कहानी है की हद तक, और हज़ारों लोग बिल्कुल यही बात करते हैं। क्या करें, वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। फ़ारूक हैदर हैं कराची से। जी फ़ारूक। पहली बात तो ये छोटी सी कर दूं कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह पाकिस्तानी अदालतों की तरह हो गया, अपनी बारी का बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन केस का फैसला फौरन होता है सर। अब नंबर आ जाता है और हम एडजर्न नहीं करते। हाँ नहीं, वो तो प्रोग्राम की तो मकबूलियत का है ना कि बारी का ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, तो तारीफ कर रहा हूँ। तो एक बात, दूसरे सवाल मेरा तो नहीं है, एक छोटा सा कमेंट्स है जी, और वो ये कि आज परवीन रहमान के कत्ल का आज 8 साल बाद फैसला आया है, और जो फैसला दिया है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट ने दिया है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जी। तो क्या हमारा कोई अथॉरिटी, कोई इदारा, कोई पूछने का मजाज है कि जिस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को शायद 1 हफ्ते या 1 महीने का मैक्सिमम टाइम में 90 डेज सर, 90 डेज मैक्सिमम में, सॉरी यू करेक्ट मी, 90 डेज में फैसला सुनाना था, वो 8 साल बाद फैसला आता है, तो ये इंसाफ कहाँ कोई पूछ सकता है? कि अथॉरिटी है किसी अदालत से पूछने की कि 8 साल बाद आपने क्यों फैसला दिया, जब 90 दिन में कानून के, तो कानून की वायलेशन किसने की? उस एटीसी ने जो किसी कानून के तहत बनी हुई है,
और 90 दिन के बजाय 8 साल बाद फैसला सुना रही है। सही कह रहे। और ये बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि जुर्म इतना वाज़े होता है, और यहाँ पर तो खैर जो उसकी वजह है कि मरकज़ी मुलजिम है वो 3 साल के बाद पकड़ा गया था, और आज जो फ़ैसला भी सुना है तो चारों को उम्र कैद दी है परवीन रहमान के कत्ल पे, तो और 5वें को जो है 7 साल दी है। तो बहरहाल परवीन रहमान साहिबान का जो कंट्रीब्यूशन है कराची की लैंड को डॉक्यूमेंट करने के, वो अपनी जगह, मगर जो ये ग्रूसम मर्डर है बहुत इसमें तो बहुत तवील अरसा लग गया उसमें। यू राइट। डॉक्टर नादिर खान हैं कराची से। जी नादिर भाई। जी मैं जनाब अस्पताल से रिटायर हो गया था। जी 2009 में ना, तो उस वक्त हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, उस वक्त जिना अस्पताल सेंटर के पास था। अभी जब 8वीं तरमीम के बाद एक काउंसिल गवर्नमेंट में हेल्थ डिपार्टमेंट आ गया है, तो अभी हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे जो मेडिकल के बिल है ना वो पास नहीं हो रहे हैं। यहाँ जिना अस्पताल वालों ने रिकमेंड करके भेजा है फाइनेंस डिपार्टमेंट में सिंध के, तो उधर जाए तो कहते हैं कि 50% हमें दे दो तो फिर हम बिल पास करें। कभी कहते हैं 50% दो, कभी कहते 20% दो, कभी बस ऐसे 1 साल से हमारे बिल पड़े हुए हैं, अभी तक वो दे ही नहीं रहे। करप्शन का केस है ना। ऐसा ही है सर, बिल्कुल। अब इसका ताल्लुक आई डोंट नो 8वीं तरमीम से कैसे है, लेकिन इसका ताल्लुक वज़ीर सेहत से शायद हो, ज़रा पेचो से। हाँ मे बी कि ये अगर वो किसी तरह ये मैसेज उन तक पहुंच जाए कि बिल पास करने पे ऐसे लोग जिनको अपनी रोटी के लाले पड़े हुए हैं उनसे भी अगर 20% से 50% तक रिश्वत मांगी जा रही है, तो पहले अपनी मंजी तले झाड़ू दें और उसके बाद बाकी डांग फेरें, और उसके बाद बाकी लोगों के सर पे डांग मारें। मुबीन अहमद हैं रावलपिंडी से। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जैदी साहब 2-3 मुतालबात हैं सर। एक तो है ये वो अल्लाह करीम ने फरमाया कि भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ी इबादत है जी। तो 31 दिन तक माई जैनी ने गवादर के भूखों को खाना खिलाया है जी। तो जनाब आली मेरी दरख्वास्त है कि उनको कम से कम मादरे गवादर का खिताब दिया जाए। वो तो गवादर वाले दे चुके हैं। नहीं है, मादरे गवादर का खिताब दिया जाए। नंबर 2, उनके लिए मोहतरमा माई जैनी का नोटिफिकेशन हुकूमत बलूचिस्तान जारी करे। नंबर 3, जहरी साहब उनके लिए 10 बाई 10 का मार्बल का ब्लॉक दें, जो उसके लिए वहाँ उनका मुजस्मा नस्ब किया जाए। उनकी इतनी बड़ी खिदमत है कि जो कभी किसी ने नहीं की पूरे पाकिस्तान में ऐसी। मैं यहाँ के संग तराशों के देश से टेक्सला से मुजस्मा साथ भेज दूंगा, ब्लॉक जहरी साहब दे दें, इंशाल्लाह वहीं पे ग्वादर में बनवा के वहीं पे नस्ब करवाएंगे। बाकी आप देख लें क्या करना कराना है, अल्लाह आपको जज़ा दे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके जज्बात का। बिल्कुल जो माई जैनी का किरदार रहा हक दो तहरीक में, वो बहुत अरसे तक उसकी मिसालें दी जाएंगी। रिजवान आलम है कराची से। जी रिजवान साहब। जी सर, देखें कराची का क्या हाल हुआ है, हमारे मुल्क का क्या हाल हुआ है। ये हम रियासत मदीना में रह रहे हैं। ये कराची में के इलेक्ट्रिक ने इतना बिजली का मसाइल पैदा किए, तो लोगों ने खुदा करके अपने खर्चे पे जगह जगह जनरेटर्स लगाए, घरों में जनरेटर्स लगाए, कारोबार में लगाए, ताकि वो अपना काम कर सकें, अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे चला सकें। यहाँ ये हाल है कि अब बिजली का मसला हल ने किया आपने जनरेटर से, अब यहाँ गैस जाना शुरू हो गई। बिजली जाती है, आप जनरेटर चलाना चाहें तो जनरेटर के लिए गैस ही नहीं। मतलब ये किस दुनिया के हिस्से में रह रहे हैं कि जहालत तो जैसी पल वो रही है इस मुल्क में। इंसाफ का आलम यह है कि लोग इस तरह से जो सियालकोट में वाक़ और ऐसे बेशुमार वाक़े पूरे मुल्क में होते रहते, हम किधर, मतलब ये क्या, कौन इसका जिम्मेदार है या कौन इस पे एक्शन लेगा। लोग तो देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ये चीजें कब खत्म होंगी, कब हम एक इंसानियत के रास्ते पे चलना शुरू होंगे। मतलब लोग चूंकि इंतजार ही करते रहेंगे या इंतजार ही करने की उनकी आदत है, इसलिए ये चीज़ें भी चलती रहेंगी और इंतज़ार होता रहेगा।
जिस दिन लोग चाहेंगे उस दिन ये चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन लोग फ़िलहाल सिर्फ इंतज़ार करने और परेशान होने में इंटरेस्टेड हैं, एक्टिव होने में इंटरेस्टेड नहीं है। मोहम्मद ज़ुबैर हैं लाहौर से। जी ज़ुबैर साहब। जी जदी साहब, उससे साहब और एक आपके दोस्त आज मौजूद नहीं है। जी ज़रा तो मैंने दो बातें कहनी है। जी, एक तो ये महसूस हो रहा है कि APS जो 2014 में हुआ उसकी आड़ में हम जो 71 का सानिया हुआ है उसको हम भूलते जा रहे हैं। अच्छा। और कोई भी टीवी पे कवरेज देख रहा था मैं, वो भी कोई खास नहीं थी, सिर्फ APS के ऊपर जो थे ना बहुत प्रोग्राम चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2 दूसरा जो इशू है वो ये है कि यहाँ पर जो व्हीकल्स की नंबर प्लेट्स हैं जी, रजिस्ट्रेंट जब गाड़ी होती है उसी वक्त उसके पैसे चार्ज कर लेते हैं 1200 एक गाड़ी के। तो मेरी एक गाड़ी तो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया, उसके पैसे चार्ज दिए हैं, अब तक नंबर प्लेट नहीं आई है। 1 फरवरी में रजिस्टर कराई थी, उसकी भी नंबर प्लेट नहीं आई। और पूरे सड़कों पे यानी कि सारी इसी तरह की जो बाजार में बैठे हैं प्राइवेट नंबर प्लेट वाले, क्या ये माफिया है? इनकी भक्ताखोरी चलती है, ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं देखते उनको। हाल क्या है हमारे मुल्क? यही है जो आपने बताया है। मतलब इसमें क्या तो वो है सर। देखें, एक तो काम चोरी भी है। मैं हैरान ये होता हूँ कि पंजाब में तो डिजिटल हो गया था और ये कहा देखो बैरूनी सूबों की मिसालें मत दिया करो। हम सिंध में रह रहे हैं। हाँ, मैं वैसे कह रहा हूँ तो यहाँ के हिसाब से मिसाल देनी चाहिए। हुकूमत बस ठीक है, हालत भंग में है। नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जल्दी क्या है? हाँ, हो जाएगा ना। हाँ, मसला क्या है? जाहिर है जो बाहर बेचारा फुटपाथ पे बैठा हुआ उसने भी तो अच्छा नंबर प्लेट मिल भी गई तो क्या कर लोगे? मतलब फिर कोई नया मसला कर नहीं, इससे बेहतर ये है कि आप वो अलग से जा कर के उसको 400 रुपये में बनवा लें। हाँ, ये हुकूमत तो यही चाहती है ना। महकमा ट्रैफिक यही चाहता है कि खुद कुछ भी तो खुद करें। 1200 रुपये दे दिए तो क्या मतलब है? आपने ट्रैफिक का पूरा महकमा खरीद लिया, क्या जान लेंगे आप? बस यही बातें हो सकती हैं सरकार बेबसी के आलम में, और क्या करें? वक्फा ले लें। वेलकम बैक। समीना शाहिद हैं कराची से। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बस एक रिक्वेस्ट करनी थी, और वो ये कि 200 अरसुओं के साथ जो नया पाकिस्तान बना था रियासत मदीना के नाम से जो बना, मुझे ये पाकिस्तान नहीं चाहिए। मुझे उन्हीं चोर डाकुओं लुटेरों का वो पाकिस्तान चाहिए जिसमें 22 करोड़ आवाम को बहरहाल थोड़ा सही, आर्टिफिशियल सही, लेकिन रिलीफ था। बिजनेस चल रहा था, लोगों के घरों के चूल्हे जल रहे थे। मेरे हस्बैंड का कारोबार था जिसमें उन्होंने 70-80 लोगों को रोजगार दिया था। 70-80 लोगों का रोजगार का मतलब ये है कि 70-80 खानदान। बहरहाल मैं 70-80 लोगों की गवाह तो जरूर हूँ कि जिनका मुझे पता है कि अब वो बेरोजगार है, अब उनके पास रोजगार नहीं है। मेरे हस्बैंड जो है वो खुद तकरीबन बेरोजगार है। तो मुझे ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसके अरस्तू बैठ के पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की बेइज्जती करते, फवाद चौधरी साहब और मुराद सईद जैसे लोग हमारा मजाक उड़ाते ये कहकर कि कहीं महंगाई नहीं है, कहीं बेरोजगारी नहीं है, और कहीं पर भी कोई ऐसी चीज पाकिस्तान में नहीं है जो हम जैसे लोगों को दी गई है। मतलब हम जैसे जो कीड़े मकोड़े हैं ना, जिनको हमें दी गई, जो वो टीवी पे बैठकर हमें कीड़ा मकोड़ा ही साबित करते हैं। वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि हमारी कोई औकात नहीं है। जिन लोगों ने इस मुल्क को खड़ा किया, जो इस मुल्क को कारोबार देके चला रहे थे, आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे, और वो सारे अरस्तू बैठ के जो है ना कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन उन्हें इस आवाम का कोई होश नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से नहीं है क्योंकि उनके घर चल रहे हैं, कैसे ही चल रहे हैं ये सबको पता है। 22 करोड़ आवाम के नाम पे ये वोट लेख के नाम पे आते हैं, जो कि वोट इनको मिलता नहीं है, लेकिन ये आते वोट के नाम पे, और उसके बाद हमें ये ऐसा ठुड्डा मारते हैं जैसे हमारी कोई औकात नहीं है। तो मुझे ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए जहाँ पर
सिवाय इंसल्ट के और सिवाय तबाही के, सिवाय बेरोजगारी के और कुछ भी नहीं। थैंक यू सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर ये आगे पहुंच जाए तो मैं समझूंगी कि मेरे हस्बैंड ने जो 20 साल इस मुल्क को दिए, जिसने जो है वो रेमिटेंस कमाया यहाँ बैठ के, मतलब बाहर से पैसा लेकर आए, आज उस शख्स की यह हालत है कि उसके घर की बिजली कटती है। ठीक है सर, तो मुझे ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। ठीक, कुछ नहीं कहा जा सकता, जाहिर है, मुकम्मल बात है। अनीस संघार कराची से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर पहले तो बहुत बहुत सलाम हो आपको मुबश्शिर साहब और वसल्ला खान साहब, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके फर्स्ट टाइम। जी फरमाइए। और सर ये मैं लियारी टाइम से मुखातिब हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना सा कारकुन हूँ। और सर आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज अब आके नया लियारी देखिए, यहाँ पर पीटीआई के एमएनए साहब हैं, जमात इस्लामी के एमपीए साहब हैं और एक टीएलपी के एमपीए साहब हैं। आप जरा कभी विजिट जरा हटके टीम की किसी नुमाइंदे को भेजिए जो यहाँ पे विजिट करे कि यहाँ पे पानी कैसा बेहतर आ रहा है, गैस कितनी बेहतर हो रही है, इसके साथ साथ कचरे के क्या प्रॉब्लम थे वो हल हो गए। बिल्डर माफिया के शिकंजे में चला गया है लियारी पूरा। यहाँ पे पहले बनती थी 4 मंजिला बिल्डिंगें, अब बन रही हैं 8 मंजिला बिल्डिंगें, और एक खिड़की से दूसरा बंदा सामने वाले घर के कमरे में, बेडरूम में इजीली झांक सकता है, यहाँ तक कि कुछ फेंक भी सकता है। खुदा न ख्वास्ता ये जो अर्थक्वेक के जो पिछले दिनों में सुनने में आया था, एक जो झटका आया था, तो इस हवाले से अगर कुछ भी ऐसा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे, कैसे करेंगे सब कुछ? तो भाई ये बताइए, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, क्या ये पीटीआई, जमात इस्लामी और टीएलपी चला रही है? सर व्हाटएवर, अगर वो उनके पास है या उनके पास नहीं है, लेकिन सर यहाँ की आवाम जो तब्दीली की ख्वाहिश पे इनको वोट दिया था, वो असेंबली में क्यों नहीं कहते हैं सर? वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं सर? हम अभी भी काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी तो अभी भी काम कर रही है। हम ठीक है, लेकिन हुकूमत तो जाहिर है पीपल्स पार्टी की है और सही है, आपका मौक़िफ़ भी अपनी जगह। और कौन है? वाइंड अप करना है तो वाइंड अप कीजिए। जनाब आज के लिए इतना ही जी, मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।